बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की है। भारतीय सेना पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों पर भी फायरिंग की गई है, जिसमें एक नागरिक जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, अभी क्या हालात है वहां पर? वहां क्या हालात बने हुए हैं? जारी है। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का वायलेशन मेंढर और पुंछ के कई सेक्टर्स जो हैं वहां पर फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का वायलेशन, अगर हम बात करें तो पिछले 20 दिन से लगातार जारी है। जी पवन, तो पाकिस्तानी फायरिंग में एक नागरिक जख्मी हुआ है। अब लगातार पाकिस्तान की तरफ से पवन ये फायरिंग हो रही है, सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। कल भी हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन हुआ था। किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है? देखिए, जो एलओसी का पूरा इलाका है, यहाँ पर अक्सर पाकिस्तानी सेना जो है वो घुसपैठ करवाने के लिए ही फायरिंग करती है। खास करके भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाती है और रिहायशी इलाकों को टारगेट करती है, ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान जो है वो लोगों की तरफ रहे और वो आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। लेकिन भारतीय सेना भी एलओसी पे सतर्क है और लगातार पाकिस्तानी सेना का मुंह तोड़ जवाब दे रही है और उनका भी काफी नुकसान जो है वो हो रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आता है, लगातार सीजफायर का वायलेशन करता है। आतंकियों की घुसपैठ के लिए लगातार सीजफायर का वायलेशन पूरे सेक्टर में पिछले 20 दिन से किया जा रहा है, वो चाहे रजौरी का इलाका हो या फिर पुंछ के मेंढर सेक्टर या फिर शाहपुर किरनी और कस्बा का इलाका हो। तो लगातार सीजफायर का वायलेशन जारी है और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई भी उनको मिल रही है। बिल्कुल, तो जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। जहां एक तरफ सेना की चौकियों को पाकिस्तानी सेना निशाना बना रही है, तो वहीं रहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। इस सब के बीच एक नागरिक जख्मी हुआ है। कश्मीर का बारामूला, जहां एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी फलों के कारोबारी के ठिकानों पर की गई है। फलों के जिस कारोबारी के ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है, उनका नाम गुलाम मोहम्मद मीर बताया जा रहा है। तो एनआईए की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। गुलाम मोहम्मद मीर के कई ठिकानों पर ये छापेमारी जारी है एनआईए की टीम की तरफ से। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, किस मामले में एनआईए की टीम ये छापेमारी कर रही है? देखिए गायत्री, लगातार एनआईए की तरफ से छापामारी कश्मीर घाटी में की जा रही है। एक तो ये जो पुलवामा वाला अटैक है, उसके बाद जो है यहाँ पे काफी जगहों पे छापेमारी की गई है। इससे पहले भी काफी हवाला जो फंडिंग हो रही थी उससे मुतल्लिक काफी जगहों पे छापेमारी की गई और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रिकवर किए गए हैं। तो ये तकरीबन 1-1.5 साल से लगातार सिलसिला चल रहा है कश्मीर घाटी में कि अलग अलग जगहों पे छापेमारी हो रही है। कुछ जगहों पे तो जो मिलिटेंट्स के घर हैं वहां पे भी छापेमारी की गई और वहां पे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, बैंक अकाउंट्स चेक किए गए। तो इस तरीके से लगातार आज भी आपने देखा कि निहलपुरा पट्टन में रेड जारी है और अब देखना होगा कि वहां पे क्या कुछ रिकवरी होगी। लेकिन अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस मामले में ये रेड हो रही है और कौन से केस के सिलसिले में ये रेड हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक तो जिस तरीके से अलगाववादी नेताओं के घरों पे छापे डाले गए और वहां पे काफी सारा मटेरियल जमा किया गया एनआईए की तरफ से, और उसके बाद जो पुलवामा अटैक हुआ उस पे भी लगातार एनआईए प्रोब कर रही है और एनआईए की तरफ से रेड्स हो रही है। तो लगातार काफी सारे केसेस जो है वो दर्ज किए जा रहे हैं और उसके बाद रेड्स का सिलसिला अभी भी लगातार यानी कई मसले ऐसे हैं जिनको लेकर एनआईए की ये टीम छापेमारी कर रही है। उधर राजस्थान के जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि हाईवे पर जीप और एक सामान ढोने वाली गाड़ी के बीच टक्कर हो गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जीप और सामान ढोने वाली गाड़ी के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई थी और इसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में यह सड़क हादसा हुआ उस वक्त जब जीप और सामान ढोने वाली गाड़ी के बीच ये भिड़ंत हुई थी। भवानी सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भवानी, अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? जो 3 लोग इस सड़क हादसे में जख्मी हुए हैं, उनकी हालत क्या बनी हुई है? देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा था और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल जो जीप जो टकराई है, जिससे ट्रक से टक्कर हुई है, बिल्कुल नहीं बची है।
3 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया। अभी उनकी हालत स्थिर है। 11 की जिनकी मौत हुई है ज्यादातर एक ही परिवार के हैं उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि 27 फरवरी को जिस एक फैमिली में शादी हुई है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, उनकी डेथ हो गई और वो एक मंदिर जा रहे थे बालोतरा से। रामदेव काफी प्रसिद्ध मंदिर है बाबा रामदेव का, वहां जा रहे थे और इस बीच में ये दर्दनाक हादसा हो गया है। जी भवानी, लापरवाही किसकी सामने आई? देखिए, खास तौर पर जो ट्रक की है उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि ट्रक बिल्कुल साइड में आकर उसने टक्कर मारी है। ऐसा लग रहा है कि शायद चालक सुबह के टाइम में कहीं नींद में था, एक्सीलेटर पे पैर लगा दिया। अभी हालांकि बाकी जांच हो रही है कि हुआ क्या है। बिल्कुल, तो जांच हो रही है कि आखिर इसमें किसकी लापरवाही रही। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। उधर मुंबई के वर्ली इलाके में एक बेहद तेज रफ्तार कार स्पीड ब्रेकर से उछलकर डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार में सवार एक 6 महीने की बच्ची समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अचानक आए तेज बवंडर ने भारी तबाही मचाई। आसमान में बादल छाने के बाद लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बारिश की बजाय एक खतरनाक बवंडर आने वाला है। इससे पहले कि लोग संभल पाते, एक तेज बवंडर ने पूरे इलाके में तबाही मचानी शुरू कर दी। बवंडर इतना खतरनाक था कि लोग उसे देखकर दहशत में आ गए। वो अपने साथ हर उस चीज को उड़ाने लगा जो उसके रास्ते में आ रही थी। बवंडर से धुएं का उठता गुब्बार आसमान तक साफ साफ नजर आ रहा था। काले आसमान के बीच बवंडर तेजी से आगे बढ़ने लगा और बताया गया कि इस बवंडर की वजह से कई मकान और पेड़ भी गिर गए। इनके अलावा कई लोग भी इसकी चपेट में आकर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये तस्वीरें बुलंदशहर की, जहां बवंडर ने जमकर मचाई तबाही। हालांकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बारिश के बीच इस तरीके से ये बवंडर तबाही मचाएगा। लोग कुछ समझ पाते, पूरा इलाका इस बवंडर की चपेट में आना शुरू हो गया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बस पर लोगों के हमले का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि बस पर हमले के इस वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि कुछ लोगों ने एक बस को घेरकर उस पर पत्थर बरसाए। बस के नीचे एक बाइक भी दबी नजर आई, जिसकी ओर इशारा करते हुए लोग बस के ड्राइवर पर भड़कते हुए नजर आए। इस बीच जैसे ही लोगों ने बस पर हमले तेज किए, उसके ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी, जिससे जमीन पर गिरी बाइक घिसटती चली गई। लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और उसे आगे ले जाता गया। इस हंगामे से वहां सड़क जाम हो गया, जिसकी वजह से बस थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गई। लेकिन उसके बाद ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और उसकी रफ्तार को और बढ़ा दिया। ये देखकर कुछ लोगों ने थोड़ी दूर तक उसका पीछा भी किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुस्साए लोगों ने किस तरीके से पत्थर बरसाए थे। हालांकि इस वीडियो का न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कुछ लोग बस को घेरकर उस पर पत्थर बरसाते हुए दिखाई दिए। बस के नीचे एक बाइक भी दबी नजर आई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ठेले पर रखे सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि ठेले पर 3 सिलेंडर रखे हुए थे, जिनमें खाना बनाते वक्त अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने ठेले को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों में घिरे ठेले को देखकर वहां से लोग भाग गए। आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि लोग ठेले के पास रखी कुर्सियों और दूसरे सामान को हटाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुरंत ही इसकी खबर पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। हालांकि इससे पहले ही आसपास के लोग मदद के लिए वहां पहुंच गए थे। पानी की पाइप की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की गई और इससे पहले कि आग और फैलती, उसे बुझा दिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के मथुरा की। सिलेंडर में किस तरीके से आग लगी। एक ठेले पर यह सिलेंडर रखा हुआ था। 3 सिलेंडर रखे हुए थे दरअसल, जिनमें खाना बनाते वक्त अचानक से आग लगी। यानी एक सिलेंडर में लगी आग बाकी सिलेंडर तक भी जा पहुंची और देखते देखते पूरे ठेले को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर से ही आग की ऊंची लपटों को देखा जा सकता है। हालांकि बाद में लोगों ने इस आग को बुझा लिया था। नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ नोएडा के फेज 2 में उस वक्त हुई जब पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों को रोकने की कोशिश की। सेक्टर 119 में हुई इस मुठभेड़ में सादिक नाम का एक बदमाश जख्मी हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। बदमाश के दूसरे साथी मौके से फरार हो गए। सादिक पर लूट के आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचे के साथ कारतूस भी बरामद की है। पुलिस चेकिंग कर रही थी, रेगुलर चेकिंग कर रही थी। 2 बदमाश एक अपाची वाइट बाइक के ऊपर बिना नंबर के
आए और वहाँ से भागे। जब इनका पीछा किया गया पुस्ता रोड के पास, पुलिस के इनकी मुठभेड़ हुई। एक के पैर में गोली लगी है जिसका नाम शाहिद है, और एक इसमें साथ जो उसका साथी था वो फरार होने में कामयाब हो गया। उसको पुलिस जल्दी पकड़ लेगी। गुरुग्राम में 2 चोर दिन दहाड़े एटीएम में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिए गए। ये चोर एटीएम में घात लगाकर दाखिल हुए और कुछ देर बाद एक चोर एटीएम खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि दूसरा चोर वहीं खड़ा फोन पर बात करने का ड्रामा करते हुए बाहर नजर आ रहा था। तभी एक चोर ने एक चाबी से एटीएम को खोल लिया, लेकिन उनकी पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और पास की दुकान में लगे टीवी में उनकी पूरी कारस्तानी दिख रही थी। तभी 2 लोग उन चोरों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जिसमें चोरी करते रंगे हाथों बदमाश इन तस्वीरों में कैद हुए। ये चोर एटीएम में घात लगाकर दाखिल हुए और कुछ देर बाद चोर एटीएम खोलने की कोशिश करने लगा। दूसरा चोर वहां पर खड़ा फोन पर बात करने का ड्रामा कर रहा था और बाहर से नजर रख रहा था कि तभी एक चोर ने चाबी से एटीएम को खोला। और कोरोना वायरस को लेकर देश भर में तमाम राज्यों की सरकारें, देश की सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। तमाम सावधानियां बरतने की कोशिश की जा रही हैं। जगह जगह तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोका जा सके, फैलने से रोका जा सके। तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। लेकिन बड़ी खबर जो है वो आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर 5 कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज अस्पताल से भाग गए हैं। जी हां, 5 संदिग्ध मरीज अस्पताल से भाग गए हैं नागपुर में, और उनमें से एक के बारे में ये बताया जा रहा है कि एक की रिपोर्ट हालांकि नेगेटिव आ चुकी थी, लेकिन 4 और लोग जो थे वो संदिग्ध की श्रेणी में अभी भी थे। उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर के थी, उन्हें कोरोना वायरस के बाकी मरीजों के साथ एक ही वार्ड में रखा जा रहा था, जिससे नाराज़ होकर ये 5 संदिग्ध वहाँ से भाग गए। रात में तकरीबन 11 बजे मेरे को सूचना मिली कि वहाँ से जो सस्पेक्टेड 5 लोग थे, उसमें से एक का रिपोर्ट निगेटिव था और 4 का रिपोर्ट आने का था। तो वो खुद ब खुद चले गए करके। वो तफ्तीश करने में मेयो हॉस्पिटल गया। मेयो हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ के डीन से मिला, वहाँ वार्ड में गया, वहाँ से पूछताछ करने के बाद पता चला कि जो 4 लोग थे, एक्चुअली वो 5 लोग थे। 5 लोग वहाँ पे चाय पीने के बहाने, नाश्ता करने के बहाने से वार्ड से चले गए और उसमें से एक का निगेटिव रिपोर्ट था। तो 4 थे, 4 लोग वहाँ से परस्पर चले गए थे। फिर उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर लिया, उनसे बात किया मैंने, तो वो खुद को आइसोलेट करके रखे हैं। और अभी सुबह भी उनसे मैं बात किया तो वो 10-11 बजे तक मेयो हॉस्पिटल में वापस आने वाले हैं। लाने की कार्रवाई तो पुलिस की तरफ से नहीं होगी, ये मेयो हॉस्पिटल मेयो प्रशासन है और जिलाधिकारी कार्यालय, इनके तरफ से होंगी। लेकिन हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव इशू है ये कोरोना वायरस संबंधित। अब वो मेयो प्रशासन के खिलाफ उनके मन में कुछ इरिटेशन था, इसलिए वो वहाँ से गए। ऐसे मैंने जब बात किया, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। तो पुलिस की तरफ से ये बताया जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि बात हो गई है उन तमाम 5 संदिग्ध जो पेशेंट्स थे कोरोना वायरस के, उनसे बात हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या ये पूरा मामला है और क्या ये माना जाए कि इनकी वजह से किसी और व्यक्ति को बाहर इन्फेक्शन नहीं होगा या बाहर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होगा कोई व्यक्ति? ऐसी सावधानी बरती जा रही है? क्या ये इंश्योर किया गया है कि ये अलग आइसोलेटेड जगह पर हैं 5 लोग? बिल्कुल नहीं, इस तरीके का इंश्योरेंस अभी तक नहीं मिला है। खास करके पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनको लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक वो अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। उनकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। उम्मीद की जा रही है 2 से 3 बजे के आसपास उनकी रिपोर्ट आएगी। हालांकि इस मामले में कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चलिए, तो अभिषेक तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हम भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे बार बार कि प्रशासन के साथ सहयोग करें, पुलिस के साथ सहयोग करें। ऐसे कुछ मामले आ रहे हैं जिसमें सुरक्षा कर्मियों को इस तरीके से धत्ता बताकर या वहां से भागने की कोशिश कुछ संदिग्धों ने की है। जो भी सरकार इंतज़ाम कर रही है, जो भी अस्पताल इंतज़ाम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि आपके परिवार में, आसपास के लोगों में ये वायरस न फैले और आपकी सुरक्षा का और आपका ध्यान भी रखा जा सके, आपको इस कोरोना वायरस से ट्रीट किया जा सके, बचाया जा सके। तो इसलिए तमाम सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच में दूसरी डेथ कोरोना वायरस की वजह से, दूसरी मौत की पुष्टि हुई है। अब तक 2 मौत हो चुकी हैं देश भर में। अगर देखें
83 कंफर्म मामले अभी तक कोरोना वायरस के देश भर में हैं। और दूसरी मौत दिल्ली से ये खबर आई है कि दिल्ली में 68 वर्षीय एक महिला जिसकी कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई, अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था जिस दौरान इन महिला की मौत हुई है। बताया ये जा रहा है कि इन महिला के बेटे स्विट्ज़रलैंड और इटली से होकर के वापस लौटे थे और वो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड थे, जिससे इन महिला को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ। देश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार मंडरा रहा है और इसके जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरी मौत कल हुई है भारत में और आरएमएल अस्पताल में कल ये मौत हुई है एक 68 साल की महिला की। आरएमएल के बाहर हम मौजूद हैं। आरएमएल के बाहर यहाँ पर लोग मास्क खरीदते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जो केमिस्ट शॉप है उनसे बात करते हैं। सर, मास्क किस लिए लिया आपने? अपने लिए, सुरक्षा के लिए कि किसी के छुआछूत चाहे खांसने छींकने से हमारे ऊपर ना कोरोना का डर बना हुआ। हाँ, आज अच्छा, इसीलिए खरीदे हैं अभी। हाँ। कितने का मिला ये? 20 रुपए में मिला। 20 रुपए में मिला। 20 रुपए में। तो आपको लगता है इससे बच सकते हैं? हाँ, बच सकते हैं, क्योंकि टीवी भी देखते हैं तो टीवी पे भी जानकारी यही डॉक्टर देते हैं कि कहीं आए जाए। यहाँ मास्क खरीदना है या हॉस्पिटल में किसी काम से? ना, किसी को देखने आए हैं हॉस्पिटल में। अच्छा। देखिए, यहाँ पर सैनिटाइजर भी यहाँ पर लिया हुआ है। आप बताइए, सैनिटाइजर आपने किस लिए लिया है? ये अपने सुरक्षा के लिए लिए हैं। वहाँ तो अपना लगाएंगे, बच्चे हमारे घर में है वो थोड़ा सा वो भी लगाएंगे अपना। देखिए, बिल्कुल। और जो बचाव ही इसका तरीका है। यहाँ पर जो केमिस्ट शॉप हैं जो चलाते हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, जरूरी चीजों की सूची में इसको डाल दिया है सैनिटाइजर और मास्क को। कितने लोग आ रहे हैं आपके पास इस चीज को लेने? मैक्सिमम दिन भर में कम से कम हजारों लोग आ जाते हैं सर। अच्छा, हजारों लोग आ जाते हैं। मास्क और ये इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। सैनिटाइजर की। तो अभी कोई कमी इसकी तो नहीं है? नहीं, कमी अभी शॉर्टेज तो नहीं है कोई सर, हमारे पास शॉर्टेज नहीं है। और बचाव की तमाम कोशिशें हर कोई अपने अपने स्तर पर कर रहा है और इन्हीं कोशिशों में से एक दिल्ली में सदर बाजार के पार्षद जयप्रकाश, उन्होंने इंतज़ाम किया है कि सदर बाजार जो कि बेहद व्यस्त बाजार है, वहाँ पर बहुत लोग आते हैं बाहर से सामान खरीदने के लिए, थोक व्यापार वहाँ पर होता है। वहाँ उन्होंने जगह जगह पर साबुन रखवाया है ताकि लोग अपने हाथ वहाँ पर धो सकें, बार बार धो सकें और इस पूरी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इस तरीके की एहतियात बरती जा रही है। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी ने जायजा लिया, देखिए क्या वहाँ पर इंतजाम है। इस इलाके के पार्षद जयप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये पेपर सोप्स और साबुन क्यों आप यहाँ पर रख रहे हैं? ऐसा है, दिल्ली और देश के अंदर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो हमारे को जन जागरण अभियान चलाना होगा। लोगों को, क्योंकि क्षेत्र के अंदर गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं, वो सैनिटाइजर नहीं खरीद नहीं सकते, इसलिए जहाँ प्याऊ है, जहाँ पे हैंड पंप है, वहाँ पे हम साबुन रखवा रहे हैं, पेपर सोप रखवा रहे हैं, ताकि वो गरीब आदमी अपना हाथ धो सके। क्योंकि जितनी बार वो हाथ धोएगा उतनी बार वो उससे बचेगा। कौन व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बाजार है, कहीं से भी कोई व्यक्ति आ सकता है, तो गरीबों की रक्षा कौन करेगा? जो मिडिल मैन है, जो अपर क्लास है, वो तो सैनिटाइजर खरीद सकता है। इसलिए हमने सारी मार्केट एसोसिएशन, RWSN संपर्क कर रहे हैं। ये मेरा अगला सवाल भी था कि आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी है नॉर्थ एमसीडी में, तो जो आप काम बतौर पार्षद कर रहे हैं, क्या एमसीडी के जरिए भी इसको करने की कोशिश? बिल्कुल, हमने अपने सभी 104 पार्षदों को चिट्ठी लिखी है और हमने निगम के अंदर भी कहा है कि जितने भी सार्वजनिक स्थल है जहाँ पे हेड पंप है या ऐसे क्या हुआ है, वहाँ पे निगम के द्वारा भी साबुन उपलब्ध कराया जाए और आगे हम इसका प्रावधान भी कर रहे हैं। और वहाँ के जो मार्केट एसोसिएशन है उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो एक साबुन वहाँ पे रोज सुबह रखे, ताकि सारे दिन लोग वहाँ से साबुन से हाथ धोएंगे तो हम इस प्रकोप से बच सकते हैं। तो फिलहाल आप अपने वार्ड में इस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं? बिल्कुल, कोई अच्छी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जब मैं करूंगा तो मेरे से प्रेरणा लेकर और लोग भी करेंगे। आज ये सदर बाजार से शुरू हुआ है और मुझे लगता है पूरी दिल्ली के अंदर इसको हम चलाएंगे और लोग प्रेरणा लेकर के लोगों को अवेयर भी करेंगे, लोगों को बचाएंगे भी। जी, और प्रेरणा की बात हो ही रही तो यहाँ पर एक और शख्स आप देखेंगे जो यहाँ पर फ्री में जो मास्क है वो यहाँ पर लोगों को बांट रहे हैं। और जाहिर तौर पर कोरोना वायरस से बचाव की अगर बात की जाए तो वो कई प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं उनमें एक है बार बार हाथ धोना या सैनिटाइज करना। अब जैसे यहाँ पर एक पहल की गई है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप अपने हाथ से चेहरे को छूने से बचें। खांसते छींकते वक्त अपने हाथ का या हवा में इसको ना करें। आप अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके कुछ इस तरीके से छींके या खांसे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कोरोना वायरस से बचाव संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और तमाम लोग, तमाम संगठन अपने अपने तरीके से सावधानी बरत रहे हैं, रोकथाम का, बचाव का इंतज़ाम कर रहे हैं। ज़रूरत है तमाम लोगों को एक दूसरे से हाथ मिलाने की और इन तमाम इंतज़ाम को आगे बढ़ाने की, ताकि इस खतरनाक बीमारी को
आगे बढ़ने से रोका जा सके। और इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दफ्तर है ITO चौराहे पर दिल्ली में। वहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की न सिर्फ जानकारी दी जा रही है बल्कि इनसे बचाव के तरीकों के बारे में भी स्क्रीन पर बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी जावेद वहां पर मौजूद थे, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन है ये काम कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के आंकड़े बताने के लिए दिल्ली के ITO पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और इसमें लगातार वो डाटा बताया जा रहा है जो दुनिया भर में कोरोना वायरस से इफेक्टेड लोग हैं। देखिए, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं दुनिया भर में 1,26,380 और 4,634 मौतें हुई हैं, जबकि 68,307 लोगों को ठीक कर दिया गया है, रिकवर्ड हो गए हैं। ये एक तरह से रियल टाइम डाटा है दुनिया भर का। देखिए, अगली जो इसमें प्लेट चल रही है वो ये है, एक्टिव केसेस जो हैं वो 53,439 हैं, यानी कि जो मौजूदा इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उसमें से जो कम मरीज हैं वो 47,732 हैं, यानी इन माइल्ड कंडीशन जो कम इसका खतरा है। सीरियस और क्रिटिकल की जो संख्या है वो 5,707 है। तो ये आंकड़े लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बाहर लगी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। गंभीरता इससे समझे जा सकती है। देखिए, एक और इसमें है क्लोज्ड केसेस, यानी जो केसेस बंद हो चुके हैं उसमें 72,941 हैं, जिसमें जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं, उनकी संख्या 68,307 है। जिनकी मौतें हुई हैं उनकी संख्या है 4,634। तो ये तस्वीर है IMA के बाहर, जहां आंकड़े रियल टाइम डाटा दुनिया भर का बताया जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पर भी कोरोना वायरस का खतरा लगातार मंडरा रहा है और साथ ही 2 मौतें अब तक भारत में कोरोना वायरस के चलते हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। हर जगह पर हर संगठन जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक देश भर में, भारत में 83 मामलों की पुष्टि हो चुकी है कोरोना वायरस के। इनमें सबसे ज़्यादा खराब हालत जो फिलहाल नज़र आ रही है वो हरियाणा में नज़र आ रही है, जहां पर 14 मामलों की अभी तक पुष्टि हुई है। अगर दिल्ली में देखें तो 7 मामलों की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में 12 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में भी काफ़ी मामले सामने आए हैं, जिसमें 14 केस अब तक महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। राजस्थान में 3 मरीज अभी तक कोरोना वायरस के पाए गए हैं। कर्नाटक में अभी तक 6 मामले सामने आए हैं और 19 मामले, सबसे ज़्यादा केरल में अभी तक 19 मामले सामने आए हैं। तमाम बचाव, तमाम कोशिशों की वजह से सरकार कोशिश कर रही है कि ये मामले उतनी तेज़ी से ना बढ़ें। चाइना में जिस तरीके से हमने देखा कि रोज़ाना सैकड़ों, हज़ारों मामले सामने आते थे, ये कोशिश है पूरे समाज की, सरकार की, कि इसको फैलने से रोका जा सके। और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है। तमाम डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं और इसीलिए सावधानी सरकार भी बरत रही है। ट्रेनों में इस तरीके की सावधानी बरती जा रही है ताकि जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं लोग, उनमें ये इन्फेक्शन न फैले। इसके लिए रेलवे ने पूरे इंतज़ाम किए हैं। पूरी बोगी को जिसमें आप सफ़र करते हैं उसको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। हर एक बार जब वो मेंटेनेंस के लिए, एक सफ़र के बाद जब मेंटेनेंस के लिए जाती है ट्रेन, तो उसकी पूरी बोगी को सैनिटाइज़ किया जाएगा, उसके फ्लोर को, उसके टेबल्स को, उसके विंडो को। साथ ही सावधानीवश वहाँ से पर्दे हर बोगी से हटाए जा रहे हैं ताकि उनसे इन्फेक्शन न फैले, वो गंदे हों, उनसे इन्फेक्शन न फैले। और तमाम जो सैनिटाइज़ करने का तरीका है वो गैस के ज़रिए पूरे सारे सरफेस को बोगी के सैनिटाइज़ करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। ये तमाम वो इंतज़ाम हैं जो रेलवे की तरफ से किए जा रहे हैं, ये तमाम वो तैयारियां हैं। किस तरीके से पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, आइए वो देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, जहां हमेशा से ही जो है बहुत भीड़ दिखाई देती है, लेकिन आज शनिवार का दिन है और काफ़ी सारे लोगों को छुट्टी होती है और राज्य सरकार ने भी आदेश दिए हैं कि ज़रूरत रहने पर ही घर से बाहर निकले। इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर जो है वो हमेशा की जैसे भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। कई सारे लोग जो है वो ज़रूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकल रहे हैं और कई सारे लोग जो है वो मास्क पहनकर
घर से बाहर निकल रहे हैं। और रेलवे प्रशासन की तरफ से भी जो है वो एहतियातन बरतते हुए यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर की रखी है ताकि संक्रमण जो है वो ना फैले। इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं वाइकर साहब जो रेलवे अधिकारी हैं। हम उनसे जानेंगे कि रेलवे की तरफ से क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो ली गई है। तो क्या बताइए क्या क्या प्रिकॉशन ली गई है रेलवे की तरफ से? कोरोना के लिए एक्चुअली हम लोगों ने बहुत जागरूकता ये किया है, पोस्टर लगवाए हैं सारी जगह पे, और हमारे इधर के जो स्टाफ है उन्होंने आकर अपना स्ट्रीट प्ले जैसा ये करके 3-4 दिन से लोगों में जागरूकता कर रहे हैं कि एक जगह खड़े ना हो, और जिसको खांसी आ रही है हाथ रख के या फिर मास्क रख के ये करें, और हाथों को क्लीन करना है, और कोई भी बाहर की चीज़ को टच नहीं करना, जहाँ तक हो सके टच से दूर रहे। और हम लोगों ने ये भी किया है कि स्टेशन प्रीमाइसेस को पूरा क्लीन रख रहे हैं, इसको रात में धो रहे हैं और सुबह पूरा टाइम पोछा और ये सब क्लीनिंग चल रही है, और लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पर कि ताकि लोगों में संक्रमण ज़्यादा फैले नहीं, इसलिए भीड़ नहीं ये कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं उनको मूव करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। हाँ। और मुंबई में आपने देखा कि किस तरीके से तमाम इंतजाम रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी तमाम इंतजाम, तमाम एहतियात बरती जा रही है। बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं रेलवे स्टेशन पर ताकि आपको सब सावधानियों के बारे में मालूम हो। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें, जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं, तो अपने हाथों को किसी भी सरफेस पर टच करने के बाद, किसी विंडो पर, किसी टेबल पर टच करने के बाद अपने मुंह पर न लगाएं, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ 3 ही सोर्स हैं, आँख, नाक और मुंह। इन 3 सोर्सेज के ज़रिए ही कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। और अगर आप अपने इन्फेक्टेड हाथों को, जो कि किसी भी सरफेस पर टच हुए, अगर उसको मुंह से नहीं लगाएंगे तो ये तमाम सावधानियां बरतकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जावेद ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायज़ा लिया, जहां पर ये तमाम सावधानियों के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तमाम तैयारियां सरकार की तरफ से की गई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें क्या करें और क्या ना करें की जो हिदायतें हैं वो इस पर लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं, लिखा है नोवल कोरोना वायरस कोविड-19, खुद रहें सुरक्षित, दूसरों को रखें सुरक्षित, क्या करें और क्या ना करें, जिसमें मसलन हाथ धोना, खांसते समय क्या करना है और टिश्यू को किस तरह से इस्तेमाल करना, इस तरह की डूज एंड डोंट दिए गए हैं। ये देखिए, क्या नहीं करना है ये भी यहाँ पर लिखा है, और लिखा है हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि रेलवे स्टेशन पर लोगों में एक अवेयरनेस भी दिख रही है, मास्क को लेकर कम से कम अवेयरनेस दिख रही है। देखिए यहाँ पर एक ग्रुप हमें यहाँ पर नजर आ रहा है जिसमें सभी जो लोग हैं सभी ने मास्क लगाया हुआ है चेहरे पर। आपको बता दें कि मास्क से काफी हद तक बचा जा सकता है। यहाँ पर देखिए मास्क पूरे ग्रुप ने लगाया हुआ है। सर, मास्क कोरोना से बचने के लिए लगाए? सर, मास्क ही एक सेफ्टी है कोरोना से बचने के लिए, वरना भीड़ भड़ा के इलाके में तो मास्क जरूरी है। चाहे डॉक्टर साहब हो या कोई भी हो, ये यही बात कहते हैं कि जहाँ भीड़ भड़ा का ज़्यादा आबादी है वहाँ मास्क लगाना जरूरी है, और अगर जहाँ आप घर में सेपरेट है तो वहाँ मास्क जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आप सब लोग एक साथ है, सभी ने मास्क लगाया है। हेलो, हमारा बेंगल से आया है। हम लोग बांग्ला থেকে এসেছি, বাংলায় বলছি আমি। बांग्ला থেকে এসেছি আমরা 18 जन। हिंदी में बोले, हमारा हिंदी चैनल। हमारा 18 आदमी है, बेंगल से आया है हम लोग यहाँ आया है। यहाँ वही कोरोना वायरस है ना, इसीलिए हमारा मास्क सेफ्टी के लिए मास्क पहने हैं। सेफ्टी के लिए मास्क पहना है। देखिए, ये बता रहे हैं 18 लोग इनके आए हैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर हैं। देखिए सबको आप सबके चेहरे पर मास्क इसी तरह से नजर आएगा। ये बताइए कि आपने मास्क सेफ्टी के लिए लगाया, कोरोना से बचने के लिए? हाँ, आप बताइए क्या बताते सर, ये मास्क किस लिए लगाया है? मास्क तो सेफ्टी के लिए लगा है, ये तो भारत सरकार में कहा था, उसीलिए तो स्टेशन तरफ है। और आपने देखा कि तमाम जगह पर जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके की सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लोग भी अपनी तरफ से सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन सही जानकारी होना सबसे महत्वपूर्ण है। पैनिक नहीं फैलाएं। डॉक्टर साफ तौर पर कहते हैं कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क के ज़रिए आप सिर्फ, अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है तो आप मास्क पहनिए ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करे। आप ही के परिवार के दूसरे लोग, आप ही के ऑफिस में काम करने वाले दूसरे लोग, सार्वजनिक स्थान पर घूमने वाले दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना करे। इसलिए अगर आपको संदेह है
उस संदेह की स्थिति में आप मास्क पहने। सामान्य तौर पर घूमने, कहीं जाने के लिए, कहीं दफ्तर में जाने के लिए मास्क पहनने की ज़रूरत डॉक्टर्स नहीं बताते हैं। पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं, सही जानकारी की ज़रूरत है। इसी तरीके से तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर जो भी एफर्ट्स हो सकते हैं वो करने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में 3 पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए हैं, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर सावधानी बरतते हुए प्रदेश की सरकार ने तमाम स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल को 30 तारीख तक 30 मार्च 31 मार्च तक बंद कर दिया है। यानी मार्च के महीने में न स्कूल खुलेंगे, न कॉलेज, न सिनेमा हॉल। हमारे सहयोगी भवानी जयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध सिनेमा हॉल है जयपुर में, वहाँ के उसके बाहर किस तरीके से पोस्टर चस्पा हैं कि अब सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, वो दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस का संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान में महामारी घोषित कर दिया गया है कोविड-19 को, और स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल और कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए। वो तमाम जगह जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है वहाँ रोक लगाई गई है। 30 मार्च तक के लिए रोक है। इस वक्त हम जयपुर के राजमंदिर सिनेमा हॉल के बाहर हैं। बागी पिक्चर लग रखी है, लेकिन राजमंदिर सिनेमा हॉल में सन्नाटा है। राजमंदिर सिनेमा हॉल ने केवल एक सिनेमा हॉल है, इसे देखने के लिए सैलानी आते हैं बड़ी संख्या के अंदर। और अंग्रेजी मीडियम इरफान की मूवी लगी है। इरफान जयपुर से बिलोंग करते हैं, जाहिर तौर पर उनके प्रति जयपुर का एक अलग प्यार है। लोग मूवी देखना चाहते हैं लेकिन अब नहीं देख पाएंगे। तो जाहिर तौर पर इरफान की मूवी को झटका लगा राजस्थान में खास तौर पर। और ये आप कहाँ से आए हैं? ये कोचिंग से आए दिखते हैं। कहाँ से? कोचिंग से आए हैं? SMS कोचिंग से। तो कोचिंग पे तो आज से रोक लगा दी गई। खुली आपकी कोचिंग? नहीं, बंद कर दी है 30 मार्च बंद कर दी। हाँ। क्या कहा? कि कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट का जितना आदेश है वो मानने की पालना करेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग? अब तो 30 तक नहीं आएंगे, दिक्कत होगी। अब तो घर पे पढ़ाई करेंगे, मुंह पे पढ़ाई होगी। दिक्कत तो होगी लेकिन सेल्फ स्टडी करेंगे। अब क्या सेल्फ स्टडी जितना पढ़ा दिया उनको पढ़ेंगे, याद करेंगे कर्मा से, वही करेंगे। और मूवी भी नहीं देख पाएंगे, मूवी पे भी रोक लग गई। हाँ, मूवी नहीं देख पाएंगे। सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं। हाँ, सभी बंद कर देंगे, कॉलेज और सिनेमा हॉल। आप सावधानी बरत रहे हो? मैंने देखा कि आपने क्या गले में रुमाल लटका रखा है, वो नहीं लगा रखा आपने? हाँ, थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, रुमाल लगा रहे हैं। ये रुमाल लगाना पड़ता है। तो राज मंदिर सिनेमा हॉल जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध सिनेमा हॉल है, वहाँ से भवानी ये रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें कुछ बच्चे कोचिंग सेंटर से, जहाँ छुट्टी हो गई है क्योंकि सरकारी आदेश है, वहाँ से छुट्टी हुई तो सिनेमा हॉल पहुँचे। यहाँ पर भी सिनेमा हॉल बंद है। तो ये तमाम सावधानियां बरतने की ज़रूरत। अनावश्यक जगहों पर न जाएं। अगर ज़रूरत नहीं है तो पब्लिक प्लेस पर कहीं मीटिंग्स में न जाएं। ज़रूरत होने पर ही इस तरीके के पब्लिक मीटिंग्स में या पब्लिक प्लेसेस पर जाएं जहां पर भीड़ भाड़ है। अगर दुनिया भर में नज़र डालें तो भारत में तमाम सावधानियां बरतने की वजह से मामले जो बढ़ रहे हैं उनमें उसकी स्पीड काफ़ी कम है। सावधानी सरकार भी बरत रही है, सावधानी लोग भी बरत रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में कई देश बुरी तरह से कोरोना वायरस से परेशान हैं। चीन में सबसे ज़्यादा अभी तक, अगर हम आंकड़े में बताऊं यहाँ से आपको, तो 80,793 जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। 3,169 लोगों की मौत हो चुकी है चीन में अभी तक। दूसरे नंबर पर इटली है जहाँ पर सबसे ज़्यादा 15,113 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं और मौत का आंकड़ा 1266 मौतें हो चुकी हैं इटली में। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो ईरान में 10,075 लोग इस वायरस की चपेट में हैं। इनमें से 429 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण कोरिया में 7,989 मामले आए हैं जिनमें से 66 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्पेन में अब तक 2,968 मरीज कोरोना के शिकार हुए हैं। 84 लोगों की स्पेन में मौत हो चुकी है। अमेरिका में 1663 मरीज अभी तक सामने आए हैं जिनमें से 40 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद अमेरिका में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरजेंसी स्टेट का ऐलान किया ताकि सारे फैसले तेज़ गति से और एक ही जगह से लिए जा सकें। अमेरिका के बाद जापान में अगर आप देखें तो 676 मरीजों की अभी तक पुष्टि हुई जिसमें से 19 की मौत हो चुकी है। ये तमाम आंकड़े जो दिखाए जा रहे हैं वो तमाम दुनिया भर के देशों के आंकड़े हैं। आपको उन देशों के आंकड़े दिखाए जहां पर मौत की संख्या ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के 129 देशों पर अब तक कोरोना वायरस अपना कहर बरपा चुका है। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो भारत में ये मामले अभी तक बेहद कम हैं। उसकी वजह यही क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से सावधानी बरती जा रही है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। मुंबई में एक बड़ा नाव हादसा टल गया है। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है मुंबई से, मुंबई में एक बड़ा जो नाव हादसा है वो टल गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। क्या ये पूरी खबर है, बताइए जरा। अनुराग, आपको बताना चाहेंगे कि जो बोट है वो अलीबाग, मुंबई से अलीबाग की तरफ जा रही थी और बीच रास्ते में ही अचानक बोट में कुछ खराबी आ गई और बोट में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। ये बड़ा हादसा होते तक चला था क्योंकि जिस समय हादसा हुआ था उस समय बोट में तकरीबन 88 लोग मौजूद थे और 88 लोगों ने तुरंत आनन फान में इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने लोकल प्रशासन को दी। समय रहते हुए जो आसपास की बोट थी उन्हें कांटेक्ट करके जो बोट डूब रही थी वहां तक पहुंचाया गया और जो 88 लोग उस बोट में सवार थे उन्हें किसी तरह से उन्हें बचाकर दूसरी बोट में भेजा गया है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्टेटस अगर हम की बात करें, जो बोट में पानी डूबने की जो खबर आई थी वो बोट अब आधी से ज्यादा पूरी तरह डूब चुकी है और कोई भी जो यात्री उसमें मौजूद थे किसी को भी ना ही कोई चोट आई है और ना ही किसी के लापता होने की खबर है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। ये जो बोट है वो अमूमन मुंबई के गेट ऑफ इंडिया से अलीबाग के लिए हर 15 मिनट में निकलती है और हर एक बोट में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। समय रहते हुए पुलिस ने और प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया और सभी के सभी जो 88 यात्री उस बोट में मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। अनुराग, बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है मुंबई से अलीबाग से, क्या बता रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग के लिए हर 15 मिनट में इस तरीके की बोट जाती है। बड़ा नाव हादसा होते होते टल गया है। हमें साथ में ये भी बताएं कि क्या पहले से इस तरीके की तैयारी रहती है रेस्क्यू ऑपरेशंस की, या टाइमली इंफॉर्मेशन मिल गया उसकी वजह से बचाया जा सका इन तमाम लोगों को? क्या प्रशासन इस तरीके की बैकअप तैयारियां रखता है? अलग देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो भी लाइसेंस जो फिशिंग मैन शिपिंग की तरफ से मिलता है वो बोट में जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, चाहे हम ट्यूब की बात करें या फिर लाइफ जैकेट रहते हैं, वो सभी उस जहाज में मौजूद थे। लेकिन ये हादसा जब हुआ था तो उस समय 88 लोग मौजूद थे और जो नाव थी वो आधी से ज्यादा डूब चुकी थी। इसलिए आनंद फानन में जो यात्री थे उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन ने सतर्कता से इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया और जो आसपास की बोट उस बोट के सामने जो गुजर रही थी उनको संपर्क किया गया क्योंकि पुलिस और प्रशासन को पता था कि बीच समंदर में पहुंचने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए वो कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहते थे। यही वजह कि आसपास की बोट को संपर्क करने के बाद उस बोट तक पहुंचाया गया और तुरंत लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया और सुरक्षित बोट पर लाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अमूमन देखा जाता है कि जब कई ऐसे हादसे होते हैं तो वेस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, उसमें नेवी और कोस्ट गार्ड तुरंत ऑपरेशन अपना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस और जो प्रशासन की सतर्कता से हम बात कर सकते हैं कि सभी 88 लोगों को वहां पर बचा लिया गया। उससे पहले कोस्ट गार्ड और नेवी को इन्फॉर्म किया जाता है, उससे पहले ही 88 लोग जो मौजूद थे जहाज में उन सबको सुरक्षित बचा लिया गया। तो हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से एक बड़ा नाव हादसा होते होते टल गया। तमाम जो आसपास की बोट्स थी टाइमली इन्फॉर्म किया गया और बोट पर बचा लिया गया। ये ताज़ा तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं कि बोट जो हादसे का शिकार हुई वो लगभग पूरी तरह से डूब चुकी है, लेकिन कोई किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तमाम लोग जो इस बोट पर सवार थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया से अलीबाग के लिए ये बोट जाती है।